हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का देखेंगे, खाली स्थान को भरने वाला देखेंगे, सही गलत देखेंगे, लघु उत्तरीय देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय में भी कुछ इंपॉर्टेंट को हम देखेंगे। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग इससे पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं, अम्ल भस्म लवण का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं जो हम पढ़ाए हैं, तो उसे देखने के लिए मेरे फोटो पर क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हम पढ़ा चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी इन्जॉय मिलेगा, लास्ट तक देखें और दोस्तों भी शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो अम्ल का हम बता चुके हैं पहचाने नियम कि अगर आगे H हो तो वो क्या होगा, अम्ल। जैसे बोले हम HCl, जैसे बोले थे HNO3, जैसे बोले थे H2SO4, जैसे बोले थे SCO3। तो देखो आगे H रहेगा तो अम्ल का पहचानने का नियम है आगे H तो अम्ल। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल, सब में H है यानी ये अम्ल हो गया। क्या हो गया, अम्ल। तो बोल रहा है कौन एक अम्ल है। और अम्ल के पहचानने के एक और नियम बताए थे कि उसमें H नहीं रहेगा, लेकिन बताए थे क्या, धातु का ऑक्साइड भस्म होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल। जैसे हम बात करें कार्बन का ऑक्साइड, इसमें H नहीं है लेकिन ये कार्बन क्या है, गैस है। गैस क्या होता है, अधातु होता है। तो अधातु का ऑक्साइड है, अर्थात ये भी क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। तो बोल रहा निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो देख लो आगे देखो यहाँ H है यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी ये हो गया अम्ल। क्या हो गया है, अम्ल। और OH रहेगा तो होता है भस्म। क्या होता है, भस्म होता है। क्या होता है, भस्म होता है। और धातु के ऑक्साइड, हम बोल रहे हैं धातु के ऑक्साइड भी भस्म होता है। OH रहेगा तो भस्म होता ही है। जैसे OH यहाँ पर हो गया, NaOH, OH है तो भस्म है। KOH, OH है तो भस्म है। CaOH का होल 2 OH है तो क्या है, भस्म है। लेकिन साथ ही साथ धातु के ऑक्साइड जैसे सोडियम का ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। तो धातु का ऑक्साइड भी भस्म होता है। धातु का ऑक्साइड भी क्या होता है, भस्म होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, धातु का ऑक्साइड है तो भस्म होगा, धातु का ऑक्साइड है तो भस्म होगा। ये तो सिंपल है, OH है तो भस्म होगा। तो ये क्या हुआ, अम्ल हुआ। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। तो देखो ये धातु का ऑक्साइड है यानी ये भस्म होगा। यहाँ OH लगा हुआ है, भस्म होगा। OH है, भस्म होगा। NaCl जो है ये नमक है, नमक का सूत्र है, नमक है यानी ये क्या है, लवण है। नो तो ये अम्ल है, नो तो भस्म है, ये क्या है, लवण। तो यहाँ बोल रहा है भस्म नहीं है, तो ये भस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन लवण है बताना है। तो ये H है यानी ये अम्ल हो गया है। यहाँ OH है यानी ये भस्म हो गया है। यहाँ भी OH है यानी ये भस्म हो गया है। NaCl मिला क्या है, ये नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र है, अर्थात ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो बोल रहा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्या करता है, तो अम्ल का ट्रिक बताए थे, ओ नीला। ओ नीला का मतलब ओ से अम्ल, नी से नीला को, ला से लाल करता है, अर्थात अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा। लेकिन यहाँ दे दिया लाल को नीला करता है, तो ये अम्ल का गुण नहीं है, ये क्षार का गुण है। लाल को नीला क्षार करता है। यहाँ बोला अम्ल के गुण नहीं होते हैं, तो ये अम्ल के गुण नहीं होते। बाकी बात, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सही बात है। जो धातु से अभिक्रिया करता है तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, सही बात है। जो क्षार से अभिक्रिया करता है तो हाँ, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, सही बात है। तो ये 4 का को होगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में जो भस्म घुल जाता है उसको हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, H2O से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये बनाएगा। थोड़ा तबीयत खराब है तभी वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच इसको फैला दें। जितना फैलाएँ आप लोग, उसके जितना फैला सके उतना फैलाएँ। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी अर्थात CO2 H2O यानी जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो H जो है आगे आ जाएगा, C का C और O 2 ठो है, 1 ठो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ठो, यानी ये बना लेगा कार्बोनिक अम्ल SCO3। तो H आ गया, H आ गया यानी अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो कार्बन है यानी कार्बोनिक अम्ल है, या इसका ख सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल
दुर्बल अम्ल है। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं दुर्बल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, यानी जो आंशिक रूप से जल में घुलता है और H+ आयन कम मात्रा में प्रदान करता है, उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और जो पूर्णतः जल में घुलकर काफ़ी मात्रा में H+ आयन प्रदान करेगा उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि यह पूर्णतः आयनित होता है, गलत बात, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा आयनित होता है, यानी गो नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म बोल रहा है, तो याद रखना एक NOAH ये प्रबल भस्म है, उसी प्रकार KOH ये भी प्रबल भस्म है, CaOH के होल 2 ये भी प्रबल भस्म है। तो ये सभी जो है प्रबल भस्म है। तो देखो NaOH ये क्या हुआ? परमाणु भस्म। बाकी ये भी भस्म है लेकिन ये दुर्बल भस्म है, यानी अर्थात ये जल में घुलकर काफ़ी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, यानी आंशिक रूप से जल में घुलेगा। ये भी दुर्बल अम्ल है, ये भी दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। निम्नलिखित किस लवण में लवा जल नहीं होता है? तो लवा जल का मतलब क्या होता है? लवा जल का मतलब होता है कि उसके अंत में जल का अणु उपस्थित नहीं होता है। जैसे नीला थोथा का बात करें तो नीला थोथा सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो देखो 5H2O तो जल आ गया लास्ट में। बेकिंग सोडा का बात करें तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है खाने वाला सोडा अर्थात NaHCO3। धोने वाला सोडा की बात करें तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ ही जल के 10 ठो अणु होता है। जिप्सम का बात करें तो होता है कैल्शियम सल्फेट, और साथ ही साथ जल का 2 अणु होता है। तो देखो लवा जल नहीं रहता है, तो इसमें भी लवा जल है, 5 गो अणु है जल का, इसमें 2 अणु है जल का यानी लवा जल है, इसमें 10 अणु है जल का यानी लवा जल है, लेकिन इसमें देखो लवा जल नहीं है, जल का अणु नहीं है, अर्थात इसका बेकिंग सोडा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि हम बताए थे धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो देखते हैं कौन अधातु का ऑक्साइड है। तो कैल्शियम धातु है, धातु का ऑक्साइड है, अर्थात ये क्षारीय होगा। मैग्नीशियम धातु है तो ये धातु का ऑक्साइड है, अर्थात ये क्षारीय होगा। सल्फर अधातु है तो अधातु का ऑक्साइड है, अर्थात ये क्या होगा? अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। सोडियम क्या है? धातु है, धातु ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। यम लगा रहेगा तो वो धातु होगा, ठीक है ना। अगला, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? बताए थे कि जो धातु का ऑक्साइड होगा वो भास्मिक होगा और जो अधातु का ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा। तो यहाँ भास्मिक बोल रहा है तो देखते हैं कौन सा धातु का ऑक्साइड है। तो कार्बन क्या है? अधातु का ऑक्साइड है, अर्थात ये अम्लीय होगा। सोडियम क्या है? धातु है, ये धातु का ऑक्साइड है, अर्थात ये क्या होगा? भास्मिक होगा। बाकी बात यहाँ फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है? अधातु है तो अधातु का ऑक्साइड ये अम्लीय होगा। सल्फर क्या है? अधातु है तो ये अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय। तो एकमात्र धातु यहाँ पर तो धातु ऑक्साइड क्या होगा? भास्मिक। आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? सोडियम सल्फेट एक लवण है, क्या है? लवण है, और लवण का जलीय विलयन है तो अम्लीय होता है, नो क्षारीय होता है। वो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। अगला बढ़ते हैं। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ अम्ल का पूछ रहा है तो होगा H+ आयन बढ़ाता है, उसे अम्ल कहा जाता है। और भस्म का परिभाषा आर्हेनियस ने क्या दिया था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन बढ़ाता हो या OH आयन प्रदान करता हो, उसे भस्म कहते हैं। तो इसका अम्ल में खोज सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? किस अवस्था में बताना है वो विद्युत का संचालन करेगा। तो एसिटिक अम्ल जो है उसमें जल मिला देंगे, नहीं जल में मिला देंगे तो जल के विलयन बन जाएगा। तो जल के विलयन जब बन जाएगा तो वो क्या करेगा? वो जो है विद्युत का संचालन करेगा। जैसे नमक में हम जल घोल देते, नमक को जब जल में घोल देते हैं तो वो भी क्या करता है? विद्युत का संचालन करने लगता है। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल को जब जल में मिला देंगे तो क्या करेगा? विद्युत का संचालन करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन। तो देखो पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH तो एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया है CH3COOH, ठीक है ना। अब एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या हुआ? दुर्बल अम्ल वह अम्ल है जो जल में आंशिक रूप से घुलता है, यानी थोड़ा रूप से घुलता है और काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है। तो यहाँ होगा आंशिक रूप में होता है। तो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन क्या होता है? आंशिक रूप में होता है। क्या होता है? आंशिक रूप में। अगला क्वेश्चन है,
कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को कर दिया नीला। तो हम जानते हैं कि अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है और क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, अर्थात वो क्षार होगा उस विलयन में घुला हुआ। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो देखो अभी लाल को नीला कर रहा है, अर्थात वो विलयन में क्या मिला हुआ है, क्षार। अब हमको करना है नीला को लाल करना है, यानी हमको मिलाना पड़ेगा अधिक मात्रा में अम्ल को, और अम्ल को अधिक मात्रा में मिलाना पड़ेगा, जो क्या हो, क्षार को मार दो, क्षार को मार दे और अम्ल अपना वर्चस्व, अपना गुण को उसमें कायम कर सके। तो क्षार को मारने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा, अम्ल। जब अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो इसमें अम्ल कौन है देख लो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल को मिलाना पड़ेगा, ये परवल अम्ल है, परवल अम्ल ही क्षार को मार सकता है और अपना गुण को कायम कर सकता है। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है कि जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है। तो ये H+ आयन और ये जल का अणु, ये दोनों मिलाकर H2 और एक ठो H यहाँ H3 बनाता है, और O का O प्लस है तो प्लस होगा, यानी H3O बनाता है। तो H3O यहाँ भी, तो प्लस वाला होगा तो प्लस वाला, यानी हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O+, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका दूसरा अवयव क्या है। तो याद रखना कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट या अर्थात खाने वाले सोडा में टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं, कौन मिलाते हैं, टार्टेरिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर आंसर होगा टार्टेरिक अम्ल। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो खाने वाला सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्टेरिक अम्ल को मिलाते हैं तो बनता है क्या, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ दूसरा अवयव क्या होगा, टार्टेरिक अम्ल। और जब खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में सिट्रिक अम्ल मिला देंगे, तो सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो बन जाएगा इनो लवण। और टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया था, तो ये पाया था इमली में, और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया था, तो खट्टे फलों में से संतरा, नींबू आदि। आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर pH का मान 7 से कम हो, क्या हो, 7 से कम हो तो वो होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल। और अगर 7 से अधिक हो तो क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार। अगर 7 हो तो क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन, ये पता है। तो 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार जिसको भस्म बोलते हैं, और 7 रहेगा तो उदासीन। तो यहाँ बोल रहा है pH मान 4 है अर्थात 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। तो ये होगा अम्लीय, ठीक है ना। जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, यानी जल होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। और बात करें हम चूना का pH मान लगभग 7 से अधिक अर्थात 11 होता है तो वो क्या है, क्षार। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। तो याद रखना 7 से कम होगा तो अम्ल, और 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना वो प्रबल होगा। क्या होगा, उतना हुआ प्रबल अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा होगा तो होगा क्षार, और 7 से जितना अधिक ज़्यादा होगा वो उतना प्रबल भस्म होगा, और 7 से जितना अधिक कम होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा। तो देखते हैं 7 से सबसे अधिक कम कौन है, ये तो 4.5 है, 7 से कम है तो है, लेकिन ये भी 7 से कम है 0। तो 7 से बहुत कम 0 है तो ये क्या होगा, प्रबल अम्ल, यानी जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। तो ये हो गया प्रबल अम्ल, यानी खो नंबर सही। ये प्रबल अम्ल नहीं है, 7 से कम है लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं है इसके तुलना में। और ये 14 7 से अधिक है अर्थात ये अम्ल नहीं, ये क्षार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उदासीन विलयन का pH होता है, उदासीन विलयन का pH मान बता चुके हैं अभी, कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। और जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, अर्थात जल न तो खट्टा होता है न तो कड़वा होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया H2O यानी जल को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोनियम आयन बना है और बना है क्लोरीन में। जल का आचरण कैसा है, तो आप समझो जल का आचरण यहाँ पर कैसा है। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये है अम्ल, यानी ये हो गया खट्टा पदार्थ। खट्टा पदार्थ में अगर हम जल मिला देंगे तो क्या बताओ सर, खट्टा पदार्थ बढ़ेगा या खटाई का गुण घटेगा, जल्दी बता दो। जब खट्टा पदार्थ में हम जल को मिलाएंगे तो खटाई का गुण बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल सी बात है, खट्टा जो पहले ज़्यादा था वो थोड़ा कम होगा, तो खट्टा को कम कर रहा है। तो खट्टा का कम करना यानी वो क्या कर रहा है, भस्म का काम कर रहा है। भस्म ही हुआ पदार्थ जो खट्टा को मारता है। तो यहाँ पर जल तो उदासीन होगा, लेकिन यहाँ पर जल कैसा काम करेगा, तो खट्टा को कम कर रहा है अर्थात वो भस्म जैसा आचरण करेगा, यानी खट्टापन को, अम्लता के गुण को थोड़ा थोड़ा मार रहा है, और मारना क्या कहलाता है, भस्म। तो यहाँ भस्म जैसा होगा, ठीक है ना।
ऐसे तो अब जल उदासीन है, लेकिन यहाँ पर भस्म जैसा काम कर रहा है। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो देखो नीला को लाल करना, तो हम बताए थे, ट्रिक बताए थे, ओ नीला, तो अम्ल, ओ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र को, ला से लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। तो यहाँ भी नीला को लाल कर रहा है, अर्थात वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम कौन है, खोइलो, ये है, इसका 6 सही होगा। बाकी भाई 7 से अधिक ये सब है तो ये भस्म होगा। उत्फुलन लवण होते हैं, तो उत्फुलन लवण का मतलब क्या होता है, उत्फुलन लवण का मतलब होता है, अभी जो बताए थे जलयोजित लवण, जिसमें बताए थे लवाकरण का जल, अभी बताए थे जिसमें अंतिम में क्या होता है, जल का अणु उपस्थित होता है। तो वो जो जल का जो अणु ऐसे बताए थे हम, क्या धोने वाला सोडा थे, Na2CO3 इंटू 10H2O, जैसे बताए थे तुतिया CuSO4 इंटू 5H2O बताए थे। तो ये समय क्या है, लवाकरण का जल है, यहाँ भी लवाकरण का जल है, तो उसी को बोलते हैं उत्फुलन लवण, यानी जिसमें लवाकरण का जल होगा उसको बोलेंगे उत्फुलन लवण। और ये क्या करता है, ये जलयोजित लवण है, यानी जल इसमें उपस्थित होता है, अर्थात जलयोजित लवण है, जो वायुमंडल में जल के अणु को त्याग देता है, अपना अणु को, ये जल के अणु को त्यागता है, कहाँ त्यागता है, तो वायुमंडल में त्यागने का कोशिश करता है। तो इसका 4 नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है, बताओ। चूना का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 11 का लगभग होता है, तो ये क्या है, ये क्षारीय होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7 से अधिक, अर्थात ये क्या होगा, क्षारीय होगा। एंटासिड यानी एसिड का एंटी, तो एसिड का एंटी कौन करता है, तो एसिड यानी अम्ल, अम्ल का एंटी कौन होता है, तो अम्ल का एंटी होता है क्षार, अर्थात ये भी हो गया, क्षार हो गया है। लाइम जूस, यहाँ लाइम नहीं, यहाँ लेमन होगा, लेमन मतलब क्या होता है, नींबू, क्या होता है, नींबू। तो नींबू का जो जूस है वो क्या होता है, खट्टा होता है, यानी क्या है, अम्लीय, तो इसका 4 नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। तो अम्लता के कारण विकसित नहीं हो रहा है, तो अम्लता को कौन मारता है, अम्लता को मारता है भस्म मारता है, अर्थात क्षार मारता है। तो हम क्या मिलाएंगे, जो क्षारीयता का गुण दिखाएगा, यानी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो चाय पत्ती में टैनिक अम्ल पाया था, तो इसमें अम्ल पाया था, इसको नहीं मिलाएंगे। नमक तो लवण है, लवण को नहीं मिलाएंगे। चीनी तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को नहीं मिलाएंगे। तो बेकिंग पाउडर अर्थात खाने वाला सोडा, अर्थात NaHCO3, ये इसका प्रकृति क्या होता है, इसका प्रकृति क्षारीय होता था, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात ये क्षारीय है। तो इसको हम मिट्टी मिलाएंगे तो ये अम्ल को नष्ट कर देगा और उदासीन मिट्टी को बना देगा, अर्थात 4 नंबर सही होगा। अगला बढ़ते हैं। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो नींबू के स्वाद को खट्टा को खत्म करना है, नींबू के स्वाद के खट्टा को खत्म करना है, तो खट्टा को खत्म करना है, अर्थात उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार को मिलाना पड़ेगा। क्षार अर्थात जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, तो देखो 7 से अधिक किसका पीएच मान है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक है, जिसका नंबर होगा खो। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 है, यानी 7 से अधिक, अर्थात ये भस्म है, क्षार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलो इसको देखते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन में, आर्हेनियस के अनुसार आप लोग पढ़ेंगे कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन को प्रदान करता है, तथा भस्म जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करता है। तो इसका आंसर यही होगा। हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ जल के अणुओं के साथ जुड़कर कौन सा आयन बनाता है, तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, बता चुके हैं, जिसका सूत्र होता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। तो जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो यहाँ होगा लवण प्लस जल। तो लवण और जल बनाए जाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जल में घुरे भस्म को, तो जल में जो भस्म घुर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्षार, क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। और जो नहीं घुरेगा उसको भस्म ही बोलेंगे। अर्थात सभी क्षार जो है भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकता है। आगे है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं। तो 6 से 8% जल में अगर एसिटिक अम्ल है, तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल है, तो उसको बोलते हैं सिरका, क्या बोलते हैं, और सिरका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरका। अर्थात सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लवण H+ को छोड़कर तथा OH- को छोड़कर के बने होते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझना है, लवण H+ को छोड़कर, H+ कौन छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। तो मान लो ये अम्ल HCl लिए हैं, OH कौन छोड़ता है, तो OH छोड़ता है भस्म, मान लो NaOH ले लिए हैं। तो देखो यहाँ पर
आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। तो देखो प्लस को ये छोड़ दिया तो बचा क्या, माइनस वाला। तो यहाँ होगा ऋणायन, क्या होगा, ऋणायन। तो लवण ऋणायन अर्थात एस प्लस को छोड़ के एच प्लस छोड़ दिया तो क्या बचा है, ऋणायन। तो यहाँ भराएगा ऋणायन, और ऋणायन को ही बोलते हैं एन आयन, क्या बोलते हैं, एन आयन। तथा ओ एच माइनस को छोड़ करते, ये माइनस वाला छोड़ दिए तो क्या बचा, प्लस वाला, प्लस वाला को बोलते हैं धनायन, क्या बोलते हैं, धनायन। तो लवण ऋणायन तथा धनायन के बने होते हैं, अर्थात यहाँ धनायन Na लेंगे और ऋणायन Cl लेंगे, तो NaCl हो गया। तो ये धन आयन और ये ऋण आयन। शुद्ध जल विद्युत का नहीं करता, तो याद रखना शुद्ध जल जो है न तो वो अम्ल है, न तो वो भस्म है, न तो लवण है। हम जानते हैं अम्ल भस्म लवण क्या करता है, अम्ल भस्म लवण का विलयन विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं करता है। तो शुद्ध जल विद्युत का सुचालक यानी संचालन नहीं करता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है, हाँ, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है, लेकिन याद रखना एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल अर्थात इसमें H प्लस आयन की देने की क्षमता कम है, अर्थात एसिटिक अम्ल में जलीय विलयन का विद्युत का संचालन होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, यानी कम होता है, क्या होता है, कम होता है। आगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है। तो ये काफ़ी मात्रा में H प्लस आयन देगा, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत का संचालन अधिक होगा, क्या होगा, विद्युत का संचालन अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है उसे क्या कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करेगा उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो अगला देखते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में आयन नहीं देता है। जब जल में आयन नहीं देगा तो सिंपल सी बात है उसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करेगा, अर्थात वे पदार्थ विद्युत अनअपघट्य क्या कहलाएगा, विद्युत अनअपघट्य। यहाँ लिखना है विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं वे प्रबल भस्म होगा, क्योंकि यहाँ पूर्णतः आयनित हो गया, जब पूर्णतः आयनित हो जाएगा तो प्रबल भस्म कहलाएगा, तो यहाँ का प्रबल भस्म कहलाते हैं। तथा वैसा अम्ल जो जल में आंशिक बोल रहा है यानी काफ़ी कम मात्रा में घुला है, तो कम मात्रा में घुला है तो कम मात्रा में H प्लस आयन देगा, तो उसको बोलेंगे क्या, दुर्बल अम्ल, क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो यहाँ प्रबल होगा, यहाँ दुर्बल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान बताए थे 7 होता है, और 7 होता है तो 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन, न तो अम्ल न तो भस्म, वो क्या होता है, उदासीन। तो यहाँ भराएगा उदासीन, क्या भराएगा, उदासीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है और अगला देखते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, तो यहाँ भराएगा 7 से कम। तथा भास्मिक विलयन अर्थात क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से अधिक, क्या होता है, 7 से अधिक, ठीक है ना। तो उदासीन का 7, अम्लीय के 7 से कम, भास्मिक का 7 का अधिक। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर किससे बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर को बनाते हैं खाने वाला सोडा अर्थात NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस और क्या मिलाते हैं, टाल्टेरिक अम्ल, क्या मिलाते हैं, टाल्टेरिक अम्ल। टाल्टेरिक अम्ल किससे पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा और टाल्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, देखो यहाँ बोल रहा है सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या क्या बनाता है। तो यहाँ ध्यान दो, सक्रिय धातु मान लो यहाँ सोडियम ले लिया, सक्रिय धातु जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा रिएक्शन करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। जैसे बताए थे जो ऊपर होता है, जैसे बताए थे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, ये सब ऊपर है। तो हम लिए सोडियम, क्या लिए, सोडियम। और बोला अम्ल से, तो अम्ल ले लिए HCl, क्या लिए, HCl। तो आगे प्लस पीछे माइनस, धातु है तो होगा प्लस, ये प्लस वाला जाएगा, माइनस वाला दोस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl। और ये हाइड्रोजन अकेला बच गया, तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। तो कौन सा गैस बनाएगा, तो H2 गैस, कौन सा गैस, तो H2 गैस बनाएगा। और साथ ही साथ क्या बनाएगा, साथ ही साथ यहाँ NaCl, NaCl क्या है, तो NaCl साधारण नमक है, इसको बोलते हैं लवण, क्या बोलते हैं, तो लवण बनाता है, क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा H2 गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaSSO4 एक लवण है, कैसा लवण है बताना है। तो लवण 3 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण नमक, साधारण लवण, एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण। तो अब पहचानेंगे कैसे कौन सा साधारण लवण है, कौन सा अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है। तो हम बताए थे अम्ल को पहचानने का नियम कि अगर आगे H लगेगा तो वो होगा अम्ल, क्या होगा, अम्ल।
तो अगर वैसा लवण जिसमें H उपस्थित हो उसको बोलेंगे अम्लीय लवण। तो देखो यहाँ क्या H उपस्थित है तो ये हो जाएगा अम्लीय लवण। उसी प्रकार हम बात करें NaSCO3 यानी खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अम्ल में H उपस्थित होता है तो इसमें भी देखो H उपस्थित है। तो ये तो लवण है लेकिन कैसा लवण है, तो H उपस्थित है तो अम्लीय लवण। तो H उपस्थित रहेगा तो अम्लीय लवण। अगर लवण में OH उपस्थित रहेगा तो हो जाएगा कौन सा लवण, तो हो जाएगा क्षारीय लवण यानी भास्मिक लवण। जैसे हम बात करें MgOSCl, तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड ये लवण है लेकिन इसमें उपस्थित है OH। जब OH उपस्थित है तो कौन सा, तो OH, तो भस्म का परिभाषा पहचानना क्या है, OH। तो ये होगा भास्मिक लवण। क्या होगा, भास्मिक लवण। उसी प्रकार हम ले सकते हैं CaOHCl2। तो यहाँ देखो OH उपस्थित है, ये लवण तो है, CaCl2 लवण है लेकिन इसमें उपस्थित है OH, अर्थात कि ये क्या है, ये भास्मिक लवण है। और जिसमें ना तो H उपस्थित हो और ना ही OH उपस्थित हो वो कहलाएगा साधारण लवण। जैसे हम बात करते हैं NaCl, तो NaCl में ना तो H है न तो OH है तो ये साधारण लवण है। जैसे बात करते हैं हम KCl, तो KCl में भी न तो H है न तो OH है तो ये साधारण लवण है। तो तब अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कौन साधारण लवण है, कौन अम्लीय लवण है, कौन भास्मिक लवण है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, H उपस्थित है तो ये अम्लीय लवण, यहाँ होगा अम्लीय लवण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही गलत का चयन करना है। देखते हैं, अल्कोहल जल में घुलकर आयन नहीं देते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि अम्ल जब जल में घुलता है तो H+ आयन देता है, भस्म जब जल में घुलता है तो वो OH आयन देता है, लेकिन अल्कोहल जो है ये आयन प्रदान नहीं करता। तो ये सही बात है, तो ये होगा सही। अगला है, फास्फोरिक अम्ल परबल अम्ल है, बताना है फास्फोरिक अम्ल जो है वो परबल अम्ल है। तो फास्फोरिक अम्ल जो है परबल अम्ल नहीं है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होगा HPO3। तो ये क्या है, ये परबल अम्ल नहीं है। तो यहाँ देख दिया परबल अम्ल, यानी ये गलत हो गया है। एंटासिड मूलतः अम्लीय होता है। तो एंटासिड का मतलब क्या हुआ, एंटा मतलब एंटी, किसका एंटी, तो किसका एंटी, तो एसिड का एंटी यानी अम्ल का एंटी। तो अम्ल का एंटी कौन होता है, अम्ल का एंटी क्षार होता है, अम्ल का एंटी क्षार होता है, अम्ल का एंटी क्षार होता है। तो यहाँ दे दिया अम्ल, गलत दिया, तो अम्ल का एंटी क्या होगा, क्षार होगा, तो ये गलत है, ये भी क्या होगा, गलत। अगला है, गृह निर्मित सूचक अस्थायी होता है। जो घर में हम निर्मित सूचक करते हैं अम्ल भस्म को बचाने के लिए, जैसे हम बोलेंगे लाल गोभी का पत्ता, जैसे बोलेंगे चुकंदर, जैसे बोलेंगे हल्दी, तो ये सभी क्या है, गृह निर्मित सूचक है। तो ये सभी क्या होता है, अस्थायी होता है, ये हमेशा के लिए ये नहीं होता है। तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध एवं शुष्क HCl। शुद्ध बोल रहा है यानी HCl में कुछ नहीं मिलाया गया है, और शुष्क बोल रहा है यानी सूखा हुआ HCl है, यानी इसमें जल भी नहीं मिलाया गया है। शुष्क नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो देखो जब उसमें जल नहीं मिलाया गया है तो याद रखना वो लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हम आप रंग है क्या है, सूखा हुआ है, तो उसको सूखा हुआ रंग को कागज पर रख दो तो वो लाल नहीं कर देता है कागज को, जब तक उसमें नमी नहीं मिलेगा अर्थात पानी नहीं मिलेगा वो लाल नहीं करता। उसी प्रकार ये सूखा हुआ है, सूखा हुआ अम्ल को लिटमस पत्र पर रख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, यानी उसमें पानी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस शुष्क नीले पत्र को लाल करता है तो नहीं करता है। जब शुष्क रहेगा शुद्ध रहेगा तो नहीं करेगा, इसमें पानी मिला होना जरूरी है, नहीं इसका विलयन होना चाहिए। तो ये क्या है, गलत है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, जल की अनुपस्थिति बोल दिया है, सॉरी यहाँ अनुपस्थित बोल दिया, नहीं जल उपस्थित नहीं है। जब जल उपस्थित नहीं है तो वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक नहीं होगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। यानी विद्युत का सुचालक होने के लिए उसमें जल उपस्थित होना अनिवार्य है, अर्थात जल में जब घोर देंगे अम्ल या भस्म तब वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो यहाँ जल अनुपस्थित है अर्थात ये विद्युत का कुचालक है, तो यहाँ दे दिया सुचालक, गलत है। नेक्स्ट, विशुद्ध अम्ल में आयन नहीं पाए जाते। विशुद्ध अम्ल यानी शुद्ध अम्ल, शुद्ध अम्ल अर्थात उसमें कुछ नहीं मिलाया हुआ है, अर्थात कुछ नहीं मिलाया हुआ अर्थात उसमें जल भी नहीं मिला हुआ है। तो जल जब जल नहीं मिला है तो उसमें आयन कहाँ से आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्लुआ पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो यहाँ जल ही नहीं है तो H+ आयन देगा कहाँ से, यानी आयन नहीं पाया जाता है। सही बात है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, तनु H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 में जल को मिलाया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि कभी भी H2SO4 में जल नहीं मिलाया जाता है, H2SO4 में जल नहीं मिलाया जाता, बल्कि जल में H2SO4 को मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो तनु H2SO4 बनाने के लिए क्या करेंगे, जल में H2SO4 को मिलाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि H2SO4 में हम जल को मिला देंगे, इसे बोलेगा कि शरबत बनाओ तो क्या करते हैं, पानी में हम चीनी को मिलाते हैं, ये नहीं कि चीनी में पानी को मिलाते, इस तरह नहीं बोलते कि चीनी में पानी मिला दो तो शरबत बनाए। शरबत बनाने के लिए पानी में चीनी को मिलाता है, अर्थात पानी अधिक और चीनी कम। उसी प्रकार पानी में H2SO4 मिलाएंगे अर्थात पानी अधिक H2SO4 तो बन जाएगा तनु H2SO4। अगला, बोलिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। सही बात है, बोलिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल है। तो परबल अम्ल कौन है, याद रखना, परबल अम्ल मात्र 3 है। एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है परबल अम्ल, एक HNO3 है,
अर्थात नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। एक बैटरी वाला अम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल, इसको बोलते हैं अम्ल राज। ये तीनों प्रबल अम्ल है, बाकी बात जितना आएगा सब दुर्बल अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl प्रबल अम्ल है, इसका शक्ति ज़्यादा होगा, इसका शक्ति कम होगा, लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया है कि एसिटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में अधिक होता है। गलत बात है, इसका शक्ति इससे अधिक होता है, यानी गलत है। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का pH मान 0 होता है। नहीं, उदासीन विलयन का pH मान 0 नहीं होता। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगर 0 हम ले लेंगे तो 0 जिसका pH मान होगा वो 7 से कम होगा। 7 से कम, बहुत कम 7 से है, 0 7 से बहुत कम है, अर्थात ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, ये उदासीन नहीं होगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH मान 1 उच्च अम्लता को दर्शाता है। हम बताए थे कि 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। और 7 से 1 जो है बहुत कम है, अर्थात ये क्या है, प्रबल अम्ल है, अर्थात ये उच्च अम्लता को दर्शाता है। सही बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है NH4Cl समान लवण है। हाँ, NH4Cl समान लवण है, NaCl भी समान लवण है, KCl भी समान लवण है, Na2SO4 भी समान लवण है, अर्थात जिसमें H उपस्थित रहेगा वो अम्लीय लवण, जिसमें OH उपस्थित रहेगा वो भास्मिक लवण। लेकिन ये सभी क्या है, समान लवण है। इसमें भी बोलेंगे H तो है, लेकिन H ये अलग से नहीं, ये तो अमोनियम हो गया है, इसलिए ये क्या है, समान लवण है। NaCN का जलीय विलयन उदासीन होता है, याद रखना। NaCN का जलीय विलयन उदासीन नहीं होता है, NaCN का जलीय विलयन होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय, अर्थात ये गलत है। तो सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, अर्थात इसका pH मान 7 से अधिक होता है। उसी प्रकार खाने वाला सोडा NaHCO3 ये तो अम्लीय लवण है, लेकिन इसका pH मान 7 से अधिक होता है, अर्थात ये भी क्षारीय लवण है। क्या है, क्षारीय लवण। उसी प्रकार NaSO4 ये भी अम्लीय लवण है, लेकिन इसका pH मान 7 से अधिक होता है, अर्थात ये क्या है, क्षारीय लवण है। इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण है। हाँ, जब हमको इनो जो पीते हैं आप लोग, जब पेट खराब होता है तो इनो लवण में क्या होता है, तो खाने वाला सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और उसमें मिला देते हैं सिट्रिक अम्ल। या सिट्रिक अम्ल किससे पाया जाता है, खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा आदि में, तो बनता है क्या, इनो लवण। तो इनो लवण बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट में सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा में हम क्या मिलाते हैं, टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। सही बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसमें क्या मिलाता है, खाने वाला सोडा के साथ मिला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, और जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो काफ़ी मात्रा में CO2 गैस बनता है, CO2 गैस बनता है, जो क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट, जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सही बात है, जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, धोवन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है ना। अगला है, नमक एक जलयोजित लवण है। जलयोजित लवण अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंत में जल का अणु उपस्थित है। तो नमक अर्थात NaCl के अंत में कोई जल का अणु उपस्थित नहीं है, अर्थात ये जलयोजित लवण नहीं है। तो यहाँ देखिए जलयोजित लवण है, तो ये क्या है, गलत है, जलयोजित लवण नहीं है, ये सही होगा। जैसे बात करें हम सोडियम धोने वाला सोडा अर्थात Na2CO3 × 10H2O, जिसके अंत में क्या है, जल का अणु है, अर्थात ये जलयोजित लवण है। उसी प्रकार बात करें जिप्सम का, तो CSO4 × 2H2O, जिसके अंत में क्या है, जल का अणु है, अर्थात ये जलयोजित लवण है। लेकिन नमक के अंत में जल का अणु नहीं है, अर्थात ये जलयोजित लवण नहीं है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 3 खनिज अम्ल के सूत्र लिखे। खनिज अम्ल वैसा अम्ल को कहते हैं जिसमें क्या कार्बोनिक आयन उपस्थित नहीं हो, अर्थात कार्बोनिक आयन अर्थात जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो, वो कहलाएगा खनिज अम्ल। जैसे बात करें हम HCl, तो इसमें देखो कार्बन उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया है, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं, अर्थात ये क्या है, खनिज लवण। बात करें HNO3 नाइट्रिक अम्ल का, तो इसमें भी देखो कार्बन उपस्थित नहीं है, अर्थात ये क्या है, खनिज अम्ल। बात करें H2SO4, तो इसमें भी देखो कार्बन उपस्थित नहीं है, तो ये क्या है, खनिज अम्ल है, और ये तीनों प्रबल अम्ल है। ठीक है ना, तो ये तीनों हो गया खनिज अम्ल। आगे बढ़ते हैं, एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें, अर्थात जिसमें कार्बन उपस्थित है, जैसे HCO3, तो इसमें देखो कार्बन उपस्थित है, C मतलब कार्बन उपस्थित है, तो ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है, लेकिन ये खनिज अम्ल नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। कार्बन जिसमें उपस्थित नहीं होगा वही होगा खनिज अम्ल। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, और ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, उसी प्रकार विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार मानव रक्त में जो है वो कौन सा, मानव रक्त में नहीं,
मानव आमाशय में कौन सा पाया जाता है? तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं, बैटरी अम्ल क्या है? तो बैटरी अम्ल क्या है? जो अम्ल को बैटरी में डाला जाता है उसको बोलते हैं बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बोलते हैं बैटरी अम्ल। तो ये बैटरी अम्ल हो गया, इसी को बोलते हैं अम्लराज। उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं। तो हम जानते हैं जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत बार बता चुके हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर अच्छा लगा फटाफट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच फैला दें इस वीडियो को। नेक्स्ट, समान लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखे थे। ये बता चुके हैं। समान लवण किसको बोलेंगे? जिसमें न तो H उपस्थित हो न OH उपस्थित हो, उसको बोलेंगे समान लवण। अम्लीय लवण किसको बोलेंगे? तो ऐसा लवण जिसमें H आ जाएगा उसको बोलेंगे अम्लीय लवण। भास्मिक लवण कैसे किसको बोलेंगे? तो ऐसा लवण जिसमें OH आ जाएगा वो हो जाएगा भास्मिक लवण। जैसे समान लवण बताए थे NaCl, इसमें देखो ये हो गया, इसमें न तो H है न तो OH है, अर्थात ये समान लवण है। KCl, ये भी समान लवण है। अम्लीय लवण की बात करें तो बोले थे Na2HCO3। तो देखो इसमें H आ गया, ये तो लवण है, सोडियम कार्बोनेट लवण है, लेकिन इसमें H आ गया है तो ये क्या है? अम्लीय लवण। उसी प्रकार बात करें Na2HSO4, तो सोडियम सल्फेट तो ये लवण है, लेकिन इसमें H आ गया नहीं, अम्लीय लवण है। उसी प्रकार भास्मिक लवण का बात करें तो भास्मिक लवण वैसा लवण जिसमें OH उपस्थित हो। जैसे बात करें हम क्या, तो बात करें CaOSCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड ये तो अम्ल है, सॉरी ये तो लवण है, लेकिन आ गया OH था, तो ये क्या हो गया? भास्मिक लवण हो गया। क्या हो गया? भास्मिक लवण। उसी प्रकार अगर बात करें हम MgOHCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये तो अम्ल है, सॉरी ये तो लवण है, लेकिन इसमें आ गया OH था, तो ये कैसा लवण है? तो भास्मिक लवण है। उसी प्रकार अगर बात करें हम बेरियम OHCl, तो बेरियम क्लोराइड ये क्या है? ये तो लवण है, लेकिन इसमें आ गया OH था, तो ये क्या है? भास्मिक लवण है। तो एक उदाहरण पूछा था, हम कितना बता दिए और समझा भी दिए। अगला, CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या वाष्पीय? तो C क्या है? C यानी कार्बन। कार्बन क्या है? गैस है। गैस यानी अर्थात ये क्या है? धातु है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, तो ये होगा अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? भास्मिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हम जानते हैं कि जब भी ये सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है, तो ये धातु हो गया। और यहाँ धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से तो यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाएगा, जल बनाएगा, और साथ ही साथ CO2 गैस बनाएगा। कौन सा गैस बनाएगा? CO2 गैस। कौन सा गैस? CO2 गैस। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर होगा कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, अर्थात NaCl लवण बना दिया, साथ ही जल बनाएगा, साथ ही CO2 गैस बनाएगा। तो कौन सा गैस बनाएगा? CO2। कब? जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यहाँ होना चाहिए, अर्थात यहाँ CO3 या SCO3 होना चाहिए धातु के साथ। जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो वो लवण बनाता है, जल बनाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। नेक्स्ट, NH4Cl एक जलीय विलयन के लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान देना, NH4Cl जो है ये तो है साधारण लवण, लेकिन इसका प्रकृति पूछे कि ये किधर होगा? ये अम्लीय गुण दिखाएगा या क्षारीय गुण? तो ये दिखाता है अम्लीय गुण। अर्थात NH4Cl का कैसे बनता है? तो ये बनता है जब परवल अम्ल को हम लड़ा देते हैं, किससे? दुर्बल भस्म से। किससे लड़ा देते हैं? दुर्बल भस्म से लड़ा देते हैं। तो देखो ये कमजोर है, ये परवल अम्ल यानी मजबूत है, तो जब दोनों लड़ेगा तो कौन जीतेगा? परवल अम्ल जीत जाएगा। तो लवण तो बनेगा, लेकिन कैसा लवण बनेगा? तो उसमें अम्ल का गुण पाया जाएगा। कैसा गुण पाया जाएगा? अम्ल का गुण पाया जाएगा। तो ये इसमें अम्ल, तो ये कैसा लवण है? तो ये अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। और अम्ल क्या करता है? तो अम्ल जो है लिटमस पत्र को क्या करता है? तो अम्ल लिटमस पत्र को, अर्थात नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। तो NH4 का जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो NH4 का जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर अम्लता का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। नेक्स्ट, गृह निर्वत की नहीं दूध सूचक का नाम बताते। गृह निर्वत यानी जो घर में हम अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए जो हम सूचक को तैयार कर सकते हैं, उसका नाम है कैसे? जैसे लाल गोभी का पत्ता से हम बता सकते हैं कौन अम्ल है कौन लवण है, हल्दी के से भी बता सकते हैं कौन अम्ल है कौन लवण है, चुकंदर से भी बता सकते हैं, और जो अंधा होता है उसके लिए तो अल्फैक्टरी सूचक होता है, जैसे प्याज, लवंग का तेल, बेनाइल इत्र, ये सभी होता है। तो यहाँ 2 ठो लिखना है, 2 ठो लिख देना आराम से। 2 रंगीन पदार्थ के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो बताना हमको रंगीन पदार्थ। जैसे हल्दी लेते हैं, हल्दी भी क्या है? पीला है, था रंगीन पदार्थ है। तो एक हल्दी हो जाएगा,
दूसरा क्या आ जाएगा, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता लाल है वो, तो लाल गोभी का पत्ता भी हो सकता है, ठीक है ना। एक होता है पिटूनिया का फूल, पिटूनिया का फूल जो होता है वो भी क्या होता है, रंगीन होता है। तो ये सभी लिखना है। तो यहाँ पर बोला है दो, तो दो आराम से लिख दो। किसी क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो याद रखना, हम बात करते हैं अगर NH4OH, ये देखो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो इसमें देखो धातु कहीं नहीं है, धातु कहीं नहीं है, अर्थात NH4OH क्षारीय लवण में क्या होता है, धात्विक आयन नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित अभिक्रिया को पूरा करें। इसको पूरा करना है तो देखो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ये धातु है तो ये प्लस होगा, तो ZN जाएगा माइनस के पास दोस्ती कर लेगा तो जो होगा ZnSO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन अकेला बच जाएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। उसी प्रकार ये दोनों दोस्ती करेगा तो क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस से दोस्ती कर लेगा, अर्थात हो जाएगा FeCl2 हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा, बच गया बेचारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट, यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होता है, हम जानते हैं कि 7 होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्ल, तो ये 7 से कम है अर्थात ये क्या होगा, अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय। नेक्स्ट, pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले प्रकृति विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा, हम जानते हैं कि 7 से कम होता है अम्लीय होता है, तो दोनों 7 से कम है तो दोनों अम्लीय है, लेकिन 7 से जो जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, अर्थात वो उतना प्रबल अम्ल होगा। ये 7 से बहुत कम है 2, तो ये क्या होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा, अर्थात ये प्रबल अम्ल होगा 6 के तुलना में। नेक्स्ट, क्या pH मान, कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, क्या pH मान 8 वाले विलयन जल में अधिक भाष्पिक होगा, तो pH मान 8 वाले, क्या बोल रहा है, pH मान 8 वाले विलयन जल में अधिक भाष्पिक होगा। हम जानते हैं 7 से अधिक होता है तो वो हो जाता है भस्म का गुण दिखाता है, तो यहाँ 7 से ये अधिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना वो प्रबल भस्म होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, अर्थात ये अधिक भाष्मिक नहीं होगा, कम भाष्मिक होगा, क्योंकि 7 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 1 ज़्यादा है, तो ये कम भाष्मिक तो होगा लेकिन कम भाष्मिक होगा, ठीक है ना। निम्नांकित में अम्लीय लवण, भाष्मिक लवण तथा उदासीन लवण को पहचान है। तो हम बताते हैं अम्लीय लवण जिसमें H उपस्थित हो वो अम्लीय लवण, भाष्मिक लवण जिसमें OH उपस्थित हो वो भाष्मिक लवण, और उदासीन लवण जिसमें न तो H हो न तो OH हो। इसमें न तो H है न तो OH है, अर्थात ये क्या है, उदासीन लवण है, अर्थात साधारण लवण है, सामान्य लवण है। इसमें H उपस्थित है अर्थात ये अम्लीय लवण है, इसमें OH उपस्थित है अर्थात ये भाष्मिक लवण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें, तो फिर वही है, यहाँ ZN है तो ये क्या होगा, तो पहला नंबर क्या है, तो सोडियम जो है ज़्यादा पावरफुल है जिंक से, सोडियम तो ज़्यादा पावरफुल है जिंक से, अर्थात जिंक जो है सोडियम को मार के भगा नहीं सकता है, अर्थात जिंक जो है इससे रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो इसका यहाँ लिख देना अभिक्रिया नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, कॉपर सल्फेट, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयन का आदान प्रदान होगा, अर्थात सोडियम जो है कॉपर के पास आ जाएगा और कॉपर जो है सोडियम के पास चला जाएगा, तो सोडियम आएगा यहाँ कॉपर के पास, हो जाएगा सोडियम और SO4 का SO4, इसको बोलते हो विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, प्लस का प्लस। जब सोडियम इसको मार के भगा दिया कॉपर को, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील था, तो कॉपर बेचारा किससे दोस्ती कर लेगा, तो इससे दोस्ती कर लेगा, तो जब कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH, अखबार कॉपर का ऑप्शन 2 होता है तो 2 आएगा, तो इसका रिएक्शन ये होगा। नेक्स्ट, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापन, जस्ता यानी ZN, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, आगे प्लस पीछे माइनस है, ये धातु है तो प्लस होगा, प्लस जाएगा, प्लस माइनस वाला दोस्ती करेगा तो क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, बच गया बेचारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेला हो गया। यहाँ बोल रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता था, अम्ल का कौन तत्व विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, अम्ल में हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ विस्थापित हो गया, किसके द्वारा विस्थापित हुआ, तो जिंक के द्वारा, तो हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताने से थोड़ा फास्टली जाएंगे। एक सूचक का नाम बताएं जो विलयन में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम हो, तो बताओ, लिटमस पत्र हो सकता है, लिटमस पत्र बताता है कि H+ आयन कितना है, अर्थात लिटमस पत्र को अम्ल और क्षार पहचान सकते हैं, तो यहाँ लिख देना लिटमस पत्र, क्या लिख देना, लिटमस पत्र। ऐसे तो फिनोल्फथेलिन का गोली भी होता है, लिटमस पत्र होता है, तो हल्दी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखना है लिटमस पत्र। प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जो जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन की किस प्रकृति का है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि फिनोल्फथेलिन की गोली जब क्षार में डाला जाता है, किसमें डाला जाता है, क्षार में डाला जाता है, तो वो क्या जाता है, गुलाबी, क्या जाता है, तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर क्षार में डालने पर गुलाबी होगा, तो वो जो गैस है
तो वो विलयन किस प्रकृति का होता है? विलयन होगा क्षारीय प्रकृति, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षार में जब हम फिनोल्फथेलिन की गोली डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो वो गुलाबी कौन करता है? तो क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। तो क्षारीय, तो विलयन का प्रकृति कैसा होगा? क्षारीय। लवणीकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखे हैं। तो बताया था लवणीकरण जल किसको बोलते हैं? जो उसके अंत में, यानी जो उस लवण के अंत में जल का अणु उपस्थित होता है उसको बोलते हैं लवणीकरण जल। तो वहाँ बोला धोने वाला सोडा अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2O, क्योंकि लवणीकरण का जल के साथ लिखना था तो 10H2O लिख दिए। 10Na2CO3 इंटू 10H2O क्या हुआ? धोने वाला सोडा हो गया। अब बोला तूतिया, तूतिया यानी कॉपर सल्फेट CuSO4, और जल के कितना अणु इसके साथ आता है? तो जल के इसके साथ 5 अणु रहता है 5H2O। तो लिख दिए सूत्र बोल रहा था लिखने। क्या होता है? बोल रहा है क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ कि तनु उसको बोलते हैं इसमें जल का मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम, उसको बोलते हैं तनु। और जिसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा होगा और जल का मात्रा कम होगा उसको बोलेंगे सांद्र, ठीक है ना। तो H2SO4 हो गया है। उसमें क्या मिला रहे हैं? ठोस सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 मिला रहे हैं। तो हम जानते हैं जब जानते हैं बताते हैं तुरंत हम कि जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है। तो यहाँ NaSO4 क्या बना लेगा? NaSO4 ये लवण बना लिया, साथ में जल बनाएगा और साथ में CO2 गैस बनाएगा। अतः जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है लवण, जल और साथ ही साथ CO2 गैस। नेक्स्ट, किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन का pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो H+ आयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो H+ किससे पाया जाता है? अम्ल में पाया जाता है। यानी अम्ल में पाया जाता है H+, तो H+ बढ़ाने के तो क्या होगा? अम्लता का गुण बढ़ेगा, अर्थात उस विलयन का pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस विलयन के pH मान का प्रभाव क्या होगा? घटेगा, अर्थात 7 से कम होगा। 7 से जितना कम होगा उतना वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो क्या होगा? यहाँ पर pH मान बढ़ेगा। तो लिखना उस विलयन के अम्लीय का pH मान घटेगा, अच्छा वो प्लवर अम्ल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर pH मान जो है वो क्या होगा? घटेगा, लेकिन अम्ल का जो प्रबल अम्ल है प्रबलता का गुण बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि H+ आयन बढ़ रहा है। वायुमंडल, नेक्स्ट, वायुमंडल में जल का अणु त्यागने वाला जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्फुलन लवण। क्या बोलते हैं? उत्फुलन लवण, जिसमें जलयोजित अणु पाया जाता है, जलयोजित लवण जो होता है उसको बोलते हैं उत्फुलन लवण। जैसे हम बताए थे सोडियम धोने वाला सोडा अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ देखो जलयोजित लवण है, जल का अणु है, तो जल का अणु है अर्थात ये होगा उत्फुलन लवण। क्या होगा? उत्फुलन लवण होगा। और उसी प्रकार बताते हैं CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ भी जल का अणु है, इसलिए ये क्या होगा? उत्फुलन लवण, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए? तो पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का pH का मान जो है 7 होना चाहिए। जो उदासीन होगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसे तो 5.5 से 7 तक मिलता है, लेकिन संतोषजनक वृद्धि के लिए, अच्छा वृद्धि के लिए उदासीन मिट्टी का होना जरूरी है, था 7 होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 सूचक का नाम लिखे। तो बहुत सारा सूचक है, जैसे लिटमस पत्र हो गया है, फिर बताए थे फिनोल्फथेलिन का गोलिन हो गया, हल्दी हो गया है, लाल गोभी का पत्ता हो गया है, और अल्फैक्टरी सूचक में बताया था जो अंधा भी पहचान सकता है कौन अम्ल है कौन भस्म, उसको बोलते हैं अल्फैक्टरी सूचक। उसमें आ जाएगा प्याज आएगा, लवंग का तेल आएगा और वेनिला इत्र आ जाएगा। तो 2 को लिखना है तो लिख देना है क्या? लिटमस पत्र, दूसरा लिख देना है फिनोल्फथेलिन की गोली। नेक्स्ट, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? साधारण नमक अर्थात NaCl, साधारण नमक अर्थात NaCl में मिलाते हैं Ki या मिलाते हैं KiO3। जब Ki मिला देंगे तो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा, या KiO3 मिला देंगे तो भी आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। तो क्या मिलाते हैं? Ki या KiO3 मिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक परसभेद लवण का, सॉरी ये तो हो गया है, हाँ ये हो गया है। एक परसभेद लवण का सूत्र लिखिए। परसभेद लवण किसे कहते हैं? परसभेद लवण वैसा लवण को कहते हैं जो क्या करते हैं, जिसको हम खुला अगर वायुमंडल में छोड़ देंगे, खुला अगर वायुमंडल में छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? वायुमंडल में जो नमी होगा, जो पानी होगा उसको सोख लेगा और वो क्या होगा? पसीजने लगेगा। जैसे बात करते हैं हम CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो ये क्या करता है? इसको वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? ये वायुमंडल के नमी को सोख लेगा और ये क्या करेगा? पसीजने लगेगा। तो उसको बोलते हैं परसभेद लवण। वैसा लवण जो वायुमंडल के नमी को सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? परसभेद लवण। तो CuCl2 उदाहरण दे देना है। अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो अम्ल जल में H+ आयन प्रदान करता है और भस्म जल में OH आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अम्ल पाया जाता है? बताओ। नींबू रस में कौन अम्ल पाया जाता है? तो बताया खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू रस में
नींबू रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इमली पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी की गोली में। खट्टा दूध में या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा लाल चीटी में कौन पाया जाता है, लाल चीटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अम्लों का आणविक सूत्र लिखा था। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, नाइट्रिक अम्ल बहुत बार लिखा चुके हैं HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और कोई है क्या, फास्फोरिक अम्ल अर्थात HPO3, कार्बोनिक अम्ल अर्थात SCO3। सबका सूत्र लिख दिए हैं। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 जस्ता से कराएंगे ZN से। तो जानते हैं कि ZN यहाँ प्लस है, ये माइनस प्लस दोस्ती करेगा तो हो जाएगा ZnSO4 और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो क्या बोलेंगे कि जब भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ता से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है अर्थात Mg, तो Mg प्लस Cl माइनस, ये दोनों दोस्ती करके बनाएगा MgCl2 बना लेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेगा, एल्युमिनियम से तो बना लेगा एल्युमिनियम प्लस SO4 माइनस, तो AlSO4 बनाएगा, क्या बनाएगा Al2SO4 के होल 3, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोगिता 2 3 तो 3 यहाँ आ गया और सल्फेट की संयोगिता 2 तो 2 यहाँ आ गया। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट लवण बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बार बार मुक्त क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बताया था कि जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और लवण बनाता है। तो वही हर जगह देख रहे हैं, धातु अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, धातु अम्ल से रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl लोहा से अभिक्रिया करा दें अर्थात Fe से, तो Fe और Cl रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखो धातु है यहाँ अम्ल है, तो धातु और अम्ल रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो FeCl2 हो जाएगा, लवण बना दिया FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, H2 मुक्त करेगा। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है, दुर्बल शब्द का तात्पर्य है कि एसिटिक अम्ल को जब जल में घुलेंगे तो काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करेगा और अमोनिया को भी जल में जब घुलेंगे तो काफ़ी कम मात्रा में H+, यहाँ भस्म है, अमोनिया क्या है भस्म है, तो काफ़ी कम मात्रा में OH आयन प्रदान करेगा। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं दुर्बल, क्या बोलते हैं दुर्बल। तो दुर्बल सबसे तात्पर्य है कि वैसा अम्ल और भस्म जो दुर्बल है उसको जल में घुलने पर वो आंशिक रूप से घुलता है और काफ़ी कम मात्रा में H+ आयन या OH आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला है परबल अम्ल तथा सांद अम्ल में भेद बताएं। तो परबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से पूर्णतः घुलकर काफ़ी मात्रा में H+ आयन प्रदान करे उसे परबल अम्ल कहते हैं, और सांद्र अम्ल वैसा अम्ल को कहते हैं जिसमें जल की मात्रा बहुत कम हो, जिसमें जल की मात्रा बहुत कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल में क्या होता है, तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक होता है और अम्ल की मात्रा कम होता है। ठीक है ना, परबल भस्म तो वैसा भस्म जो जल में घुलकर काफ़ी मात्रा में OH आयन प्रदान करे, OH आयन प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, परबल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म किसे कहेंगे, वैसा भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से यानी थोड़ा रूप से घुलकर कम मात्रा में OH आयन प्रदान करे उसे दुर्बल भस्म कहेंगे। नेक्स्ट कार्बोनेट के उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे होता है। तो कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड, तो कार्बोनेट अर्थात CO3, तो कार्बोनेट के उदासीनीकरण ऑक्साइड, कार्बोनेट जैसे ले लो NaSCO3, ये भी क्या है, सोडियम के कार्बोनेट है। उसी प्रकार ले लो सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो कार्बोनेट तो दोनों में है, तो कार्बोनेट जिसमें होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। क्या होता है, वो क्षारीय होता है, उसका गुण होता है क्षारीय। तो कार्बोनेट का क्षारीय जो होता है वो होता है क्षारीय लवण। क्या होता है ये इसका प्रकृति होता है क्षारीय, लेकिन ये कैसा लवण होता है, तो H उपस्थित है, ये होगा अम्लीय लवण। लेकिन हाइड्रोक्साइड जिसमें उपस्थित होगा, OH उपस्थित होगा जिसमें, वो क्या होगा, वो हो जाएगा क्षारीय लवण। ये तो अम्लीय लवण हो गया क्योंकि H उपस्थित तो अम्लीय लवण हो गया, लेकिन हाइड्रोक्साइड जिसमें उपस्थित रहेगा, OH उपस्थित रहेगा, वो हो जाएगा कौन, भास्मिक लवण हो जाएगा। तो
कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड क्षारीय अति अम्लीय लवण होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण जो होता है वो होता है क्षारीय या भास्मिक लवण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएच प्रतीक में पी तथा एच क्या संकेत करते हैं? पीएच अक्षर क्या सूचित करता है? तो पीएच प्रतीक में पी मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच प्रतीक में ये प्रतीक करता है, पी और एच दिखाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या सूचित करता है? पीएच स्केल सूचित करता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या भस्म है, अर्थात अम्ल और भस्म को मापने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 5 बिलियन ABCDE, तो 5 बिलियन है, एक है ABCDE को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इस बिलियनों का पीएच मान क्रमशः 3 आया है, 1 आया है, 12 आया है, 7 आया है, 9 आया है। तो इनमें से कौन बिलियन उदासीन है? तो देखो ए का पीएच मान हम जानते हैं 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। तो ए का कितना आया? 3, अर्थात ए क्या है? अम्लीय है, तो ये चल जाएगा अम्लीय में। एक जो है ये भी क्या है? 7 से कम है, अर्थात एक भी कहाँ चला जाएगा? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ये अम्लीय है। कुछ 7 से जितना कम रहता है उतना ज़्यादा अम्लीय होता है, तो ये 7 से बहुत कम है था, काफ़ी ज़्यादा अम्लीय था, ये प्रबल अम्ल में चला जाएगा। ये 12 है, तो 12 क्या है? 7 से अधिक और 7 से बहुत ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, अर्थात ये क्या है? भस्म तो है लेकिन कैसा भस्म है? प्रबल भस्म है। ये 7 है, अर्थात क्या है? ये उदासीन है। और ये 9 है, 7 से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा अर्थात ये तो भस्म होगा, लेकिन कैसा भस्म होगा? तो दुर्बल भस्म होगा। और ये 3 क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी, बहुत क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। 3 अम्लीय बिलियन एक्स वाई जेड का पीएच मान 0, 3 तथा 5 है, यानी एक्स का 0, वाई का 3 और जेड का कितना है? 5 है। तो बोल रहा है किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक है? तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन किसमें होता है? अम्ल में होता है, और अम्ल का अर्थात 7 से जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उतना उसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होगा। तो ये 7 से बहुत कम है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स, अर्थात एक्स किसका है? 0 का है, अर्थात यहाँ एक्स होगा। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम है? सबसे कम किस में होगा? सबसे कम होगा जो कम अम्लीय है। तो कम अम्लीय कौन है? ये 7 के नज़दीक है, 7 के नज़दीक रहता है तो कम अम्लीय होता है, अर्थात दुर्बल अम्ल होता है। तो ये 7 के नज़दीक रहता है, दुर्बल अम्ल। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा, तो ये कौन है? ये जेड है, अर्थात यहाँ पर देंगे जेड। नेक्स्ट, अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए, 5.5 से 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं? किसान मिट्टी में चूना इसलिए मिलाते हैं क्योंकि चूना होता है क्षारीय, चूना क्या होता है? भास्मिक, अर्थात क्षारीय होता है। तो किसान मिट्टी के अम्लता को खत्म करने के लिए चूना को मिलाया जाता है। आगे, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताएं अम्ल पित्त अम्लीय है, क्षारीय है? तो 1 और 3 के बीच है, अर्थात ये 7 से कम है, अर्थात क्या है? ये अम्लीय, क्या है? अम्लीय है। अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो अम्ल पित्त का पीएच का मान 1 से 3 किस पदार्थ के कारण होता है? तो HCl, अर्थात अम्ल पित्त में जो होता है, अम्ल का जो पित्त में जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पदार्थ के कारण अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 होता है। हम जानते हैं कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, वही क्या होता है? वो पित्त से मिल जाता है। क्या होता है? पित्त से मिल जाता है, अर्थात अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 होता है, किस पदार्थ के कारण? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं। तो बताए थे कि अग्निशामक यंत्र में क्या होता है? तो खाने वाला सोडा होता है, था NaHCO3 होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 होता है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ धातु के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ देखो धातु के बाइकार्बोनेट है, वो अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लवण, जल और CO2 बनाएगा। तो यहाँ बनाएगा लवण, अर्थात सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ ही क्या बनाएगा? जल बनाएगा, और साथ ही भारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस बनाएगा, जिसका हम रासायनिक सूत्र लिख दिए, रासायनिक अभिक्रिया लिख दिए हैं। उत्फुलन से आप क्या समझते हो? उत्फुलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखें, अभिक्रिया देकर इसे समझाएं। तो उत्फुलन से हम क्या समझते हैं? तो वैसा लवण जिसमें वैसा लवण जिसमें जल का अणु पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्फुल्लन लवण। क्या कहते हैं? उत्फुल्लन लवण, अर्थात वैसा लवण जिसमें जल का अणु पाया जाता है तथा उसे वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वो क्या कहता है? जल का अणु त्याग देता है, वायुमंडल में जल का अणु त्याग देता है, उसे कहते हैं उत्फुल्लन लवण। बोरा किसी यौगिक का नाम लिख देते हैं, धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2O, ये भी क्या है? उत्फुल्लन लवण है। जैसे लिख देते हैं जिप्सम CSO4
इंटू 2H2O, तो यहाँ जल का अणु आ रहा था, तो ये क्या है, उत्प्लवन लवण है। चलिए लिखते हैं CuSO4 इंटू 5H2O, तो यहाँ जल का अणु था, तो ये क्या उत्प्लवन लवण है। तो कहा उदाहरण देने, तो उदाहरण भी दे दिए हैं। नेक्स्ट, अब बोल दिया अभिक्रिया देने, जैसे मान लो इसको अभिक्रिया दे रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको जैसे ही गर्म करेंगे, इसको मान लो हम गर्म कर दें, तो क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है ना, अलग हो जाएगा। जल का जो अणु है 10H2O, ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये अभिक्रिया हो गया। किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 है, तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्रकृति बताएं। देखो 10⁻⁵, 10⁻5, तो 10 का मान होता है 1, log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान होता है 1, और 5 के जब उसमें गुना करेंगे तो 10 गुना 5 कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या है, 5 है, 5 7 से कम है, 7 से कम है, अर्थात क्यों क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो pH मान ज्ञात करें, तो pH मान कितना होगा, 7 होगा, और विलयन की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे हम बताए थे सूत्र, आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो पढ़ाए थे क्या, कि किसी विलयन का pH मान H+ आयन के सांद्रता, इसको बोलते हैं सांद्रता, ये ब्रैकेट को बोलते हैं सांद्रता। तो किसी विलयन के pH मान H+ आयन की सांद्रता के लघुगणक यानी लोग के ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है, ठीक है ना। तो माइनस का माइनस लिखें, लोग का लोग लिखें। H+ आयन का सांद्रता देखते हैं, H+ आयन का सांद्रता कितना दिया हुआ, 10⁻⁵ लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर जैसे ही आएगा, यहाँ पर ये माइनस को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और माइनस को प्लस में कैसे बदलते हैं, तो माइनस को प्लस में बदलते हैं उल्टा करके, तो यहाँ 10⁻⁵ नीचे चला जाएगा, या ऐसा करते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ भेज देंगे, ये माइनस जैसे यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा log 10⁵ हो जाएगा, log 10⁵ होगा। और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, 5 का 5, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो इसका pH मान 5 आ गया, और 5 क्या है, 7 से कम है, अर्थात ये क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट, यौगिक के संबंध, हाँ यहाँ पर है, यौगिक के संबंध उनके उपयोग से स्थापित किया। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं धोवन सोडा में। तो यहाँ पर होगा धोवन वाला सोडा, यानी कपड़ा साफ करना में, कपड़े साफ करने में, यानी मिला दिए खो में। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 यानी खाने वाला सोडा, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं साँचा बनाने में, साँचा उसका जो बनाते हैं, पकवान बनाता है वहाँ पर उसका यहाँ पर बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाए थे, बताते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में हम जब टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाएंगे, साँचा होता है वो पत्थर का होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करता है, साँचा बनाने में, या हड्डी टूट गया तो डाक्टर द्वारा उसको हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में या पट्टी के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों का नाम लिखे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaSCO3 अर्थात खाने वाला सोडा को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये बदल जाएगा सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने वाला सोडा में बदल जाएगा, Na2CO3 में बदल जाएगा। तो लिख दिए, तो यानी क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा उत्पाद के रूप में। उपयुक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखे, तो रासायनिक समीकरण भी लिख दिए। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादक का नाम लिखे, तो प्राप्त उत्पादन क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका बोला है कि निहित अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखे, रासायनिक समीकरण भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब बच गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बचा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, घंटा ज़्यादा हो गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम नहीं बता रहे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग खुद करें, मेरा वीडियो देखें जो पढ़ा दिए हैं, ये हम लोग बस हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, तो उसको जरूर देखें, आप लोग को सभी बन जाएगा जिस तरह हम बता रहे थे। अगर वीडियो का आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है ना, फटाफट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच बता दें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत तबीयत खराब था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुआ था, फिर भी हम बता रहे थे आप लोग को, ठीक है ना, वीडियो को रोकना पड़ रहा था बीच बीच में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चलो फटाक से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच फैला दो, जितना हो सके फैला दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स, धन्यवाद।